हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं और आज लेक्चर नंबर 5 में इसका फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसका टॉपिक होने वाला है ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने प्रस्तुत है। कहते अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। आप लोग केवल बोल दीजिएगा कि हम बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे, इससे कुछ बेहतर होने वाले नहीं है आपके जिंदगी में, आपके जीवन में इससे कोई बेहतरी होने वाली नहीं है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा, अर्थात रातों को जग जग कर पढ़ना होगा, तब बेहतर रिजल्ट ला पाइएगा। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं आज के वीडियो का शुरुआत करता हूं और आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं ऑक्सीकरण या उपचयन। सवाल उठता है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो तीन बात याद रखिए, O2 का योग, H2 का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये तीन में से एक भी शब्द आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाइए कि वहां पर ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। वहां पर ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। कौन कौन सा? O2 का योग, H2 का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब जब ये तीनों शब्द कहीं दिखेगा आपको समझ लेनी है वहां पर ऑक्सीकरण ही हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का योग या H2 का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे Mg O2 से रिएक्शन करके MgO बनाइए, तो Mg O2 से रिएक्शन करके MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम केवल अकेला था और जब ऑक्सीजन इसके जीवन में आया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, अर्थात इसके जीवन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। यहां से यहां तक जाते जाते O2 का योग हो गया। यहां इसके पास O2 नहीं था लेकिन MgO जब बना है उसके पास O2 अवेलेबल है, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, योग हुआ है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण हुई है। एग्जाम्पल लेना चाहें तो H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2। यहां पर देखिए क्या होगा, HCl बनेगी 2 पीस और उसके साथ साथ S अलग होगा। यहां से आते आते यहां पर देखिए H2S से जो S यहां तक पहुंचा है, यहां पर S से H2 का ह्रास हो गई है और जब जब H2 का ह्रास होता है मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। तीसरा एग्जांपल, अगर Mg था और इस इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg2 प्लस बना लिया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, या Fe2 प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe3 प्लस बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गई। जब जब ऐसा हुआ यहां पर क्या हो गई, ऑक्सीजन का योग, यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का ह्रास, और जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Mg O2 से रिएक्शन करके MgO बनाता है, इस स्थान पर O2 का योग हो रहा है। H2S Cl2 से रिएक्शन करके HCl बनाता और S मुक्त होता है, यहाँ पर H2 का ह्रास हो रहा है। Mg किसमें परिवर्तित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है, Fe2 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe3 प्लस में। यहां से यहां तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है। तीन में से कोई एक कंडीशन अगर कहीं देखने को मिलेगा वहां ऑक्सीकरण या उपचयन होगी। अगला जो टॉपिक है आपका अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया।
जो जो ऑक्सीकरण में हुआ है उसके विपरीत अवकरण में होगा। यहां पर O2 का योग हुआ है, यहां लिखेंगे O2 का ह्रास। यहां H2 का ह्रास हुआ है, यहां होगा H2 का योग। इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, यहां होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का ह्रास हो या H2 का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो उसे हम अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे CuO H2 से रिएक्शन करके Cu बनाता है, साथ साथ H2O बना लेता है। Cu बनाता है, साथ साथ H2O बना लेता है। यहां से यहां आते आते देखिए क्या हो रहा है, O2 का ह्रास हो रहा है। और जब जब O2 का ह्रास होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो O2 का ह्रास होना मतलब अवकरण या अपचयन अभिक्रिया होना। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया का होना। एग्जाम्पल है N2 H2 से रिएक्शन करके NH3 बना लेता है। N2 H2 से रिएक्शन करके NH3 किया जाए, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 3 लगाइए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक आते आते H2 का योग हो गया है। और जब जब H2 का योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तीसरा बात समझ आनी चाहिए। यहाँ N2 H2 से रिएक्शन करके NH3 बना रहा है, जो तो H2 का योग हो रहा है। अगर Fe3 प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यहां से आते आते इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया। अगर Mg2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये Mg हो जाएगा। अर्थात यहां से यहां तक जाते जाते इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो गया है। यहां पर भी तीनों कंडीशन को अगर जो फुलफिल कर देगा, अर्थात वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का ह्रास या H2 का योग या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम कहते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। दोनों को मिला देते हैं। तो रिएक्शन है, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं, या फिर इसी को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाया है, अवकरण अभिक्रिया और एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो रेडॉक्स जो आया है वो 2 शब्दों से, रेड और रेडॉक्स जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स से। रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स से। रेड आया है रिडक्शन से, रेड आया है रिडक्शन से, ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ संपन्न होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे बाबू रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां चलिए इसी रिएक्शन को हम समझाते हैं। CuO H2 रिएक्शन करके बना रहा है Cu प्लस H2O। यहां से आइए CuO से अगर Cu तक चलिएगा तो O2 का ह्रास हो रहा है, और O2 का ह्रास होना अवकरण है। अर्थात CuO का अवकरण हो रहा है, CuO का अवकरण हो रहा है। जबकि H2 से H2O तक आइए तो O2 का योग हो रहा है, और जब जब O2 का योग होगा तो मतलब ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, दिमाग में भर लीजिए, रख लीजिए कि जब जब अवकरण होगा उस समय ऑक्सीकरण जरूर होगा, और जब जब ऑक्सीकरण होगा तब तब अवकरण होगा। अर्थात अकेला कोई अभिक्रिया संभव ही नहीं है, ना तो ऑक्सीकरण ना ही अवकरण।
अर्थात ये दोनों सदैव साथ साथ होती है, ये दोनों सदैव साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण। और ऑक्सीकरण और अवकरण को सम्मिलित रूप से, ऑक्सीकरण और अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ गई हो। दूसरा एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। ZN प्लस CuSO4 ये रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 और प्लस Cu। एग्जाम्पल लेते हैं, ZN CuSO4 से रिएक्शन करके बनाता है ZnSO4 साथ साथ Cu, ZnSO4 साथ साथ Cu। यहां से यहां तक आते हैं, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अर्थात यहां पर जिंक एक भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किए हुए हैं। लेकिन यहां आते आते ये Zn बदल गया है Zn2+, Zn बदल रहा है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करवा रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ये ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण है। और यहां देखिएगा तो Cu से आइएगा, CuSO4 से Cu तक यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बना रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu सॉलिड बना रहा है, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना मतलब अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना मतलब अवकरण अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण सदैव साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण सदैव साथ साथ होती है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया अगर आपने समझ लिया है, अगर रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ आ गई है, यहां पर 2 शब्द और समझ जाइए, एक ऑक्सीकारक पदार्थ और एक अवकारक पदार्थ। इसमें 2 शब्द और समझ लेना है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल उठता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए CuO से जब Cu बन रहा है O2 का ह्रास हो रहा है, और O2 का ह्रास हो रहा है मतलब CuO का अवकरण हो रहा है, CuO का अवकरण हो रहा है। CuO का अवकरण हो रहा है। और ध्यान रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। फिर से सुनिए अगर समझ नहीं आया, अगर कंफ्यूजन में रह रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन ही रहना है, क्योंकि हमने भी कंफ्यूजन आया था, हमें भी पहली बार समझ नहीं आई थी, तो आपको लेकिन समझ आ जानी चाहिए। तो ध्यान से देखिए कैसे, तो CuO क्या चीज है, CuO, CuO से Cu बना है, O2 का ह्रास हुआ है, O2 का ह्रास होना मतलब अवकरण होना। और रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात ये अपना अवकरण करवाया है तो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाया होगा, ये अगर अपना अवकरण करवाया है तो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाया होगा, अर्थात ये होगा ऑक्सीकारक। ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। वहीं पर H2 यहां आते आते इसके साथ O2 का योग हो गया है, और जब जब O2 का योग होता है, जब जब O2 का योग होता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और चूंकि H2 खुद का ऑक्सीकरण करवाया है तो ये कहलाएगा अवकारक पदार्थ, H2 अवकारक पदार्थ। अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ,
लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अवकारक पदार्थ। आशा करते हैं यहां तक समझ आ गई हो। अगर समझ नहीं आया तो एक बार तुरंत रिकवरी करके देख लीजिए वीडियो को, दोबारा चला करके देख लीजिए वीडियो को, लेकिन आपको समझ लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें समझ नहीं आया था तो आपको समझना है। आपको समझनी बहुत जरूरी है। कहता है हमें सब कुछ खबर है, नसीहत ना दीजिए। हमें सब कुछ खबर है, नसीहत ना दीजिए। हम क्या होंगे खराब, जमाना खराब है। हम क्या होंगे खराब, जमाना खराब है। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत जगह करते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उपयोग, यूजेज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यूजेज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहला भोजन बनाने में हरे पेड़ पौधा द्वारा, हरे पौधा द्वारा। तो हरे पौधा कैसे भोजन बनाता है? ये लेता है वायुमंडल से CO2 और धरती से H2O। उसके अलावा ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, इसे सनलाइट कहते हैं। चूंकि पत्ती हरा पेड़ पौधा है, इसके पत्ती में होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और तब जाकर के ये बनाता है C6H12O6, और इसके अलावा ये मुक्त कर देता है O2। इसके अलावा क्या मुक्त कर देता है? O2। यहां से समझने योग्य बात है, यहां पर समझने योग्य बात है, ये भी रिएक्शन 2 चरणों में पूरा होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है ये समझ लीजिए। H2O in presence of sunlight breaks into H2+O। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में H2 और O2 में टूटता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं बाबू रे? हाइड्रोलिसिस कहते हैं या जल अपघटन कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक। और इसका जो सेकेंड स्टेप 0-2 होगा, CO2 यहां से O2 तो सीधे बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब H2O टूटता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, O2 सीधा बाहर चला जाता है। और एक बात और ध्यान में रखिए कि O2 का कोई यूज नहीं है, केवल वो बाहर निकाल देना है। O2 का यूज उसी समय होगा जब वो सांस लेगा पेड़ पौधा। भोजन बनाने में O2 का थोड़ा भी यूज नहीं है, और सांस लेने के लिए जब O2 का उपयोग करेगा वो भी वायुमंडल से ही लेगा, जैसे आप लेते हैं। CO2 H2 से रिएक्शन करके C6H12O6 बनाता है। इसे बोलते हैं स्टार्च, या इसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को ही जब, जैसे ध्यान से समझिए, आप जब मोती को धागा में पिरो देते हैं तो मोतियों का माला बनता है। मोती को धागा में पिरोते हैं तो मोतियों का माला बनता है। और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोसाइडिक बंध नामक धागा से जोड़ देते हैं और गुथ देते हैं, तब जाकर के आपका स्टार्च बनता है, या तब जाकर के आपका स्टार्च बनता है। यहां तक के लिए पहला भोजन बनाने में, दूसरा भोजन पचाने में, और समस्त जीव द्वारा भोजन पचाने में। समस्त जीव मतलब उसमें हरे पेड़ पौधा भी आएगा। अगर लग रहा होगा कि भोजन बनाने के लिए CO2 आवश्यक है तो उसे सांस लेने के लिए भी हरे पेड़ पौधा को CO2 आवश्यक होगा। जी नहीं, सांस लेने के लिए हरे पेड़ पौधा भी O2 का ही इस्तेमाल करता है, और O2 के माध्यम से ही सांस लेता और भोजन को पचाता है। तो भोजन को पचाने में आप क्या ठूस देते हैं, अर्थात क्या खा लेते हैं? खाते हैं आप नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, अर्थात स्टार्च का सेवन करते हैं। अर्थात आप स्टार्च या मंड का सेवन करते हैं। जब स्टार्च या मंड का सेवन करते हैं आप, तो स्टार्च या मंड मतलब ग्लूकोज खा रहे हैं, तो C6H12O6। उसके बाद खाते हैं भरदम कंठा तक, उसके बाद भरदम सांस लेते हैं। जिससे खाए
पूरा सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हैं आप मतलब O2 लिए, और O2 के उपस्थिति में C6H12O6 आपने ठूसा, उसके बाद O2 को ग्रहण किया, और O2 ग्रहण करने के बाद ये टूटता है CO2 और H2O में। इसके अलावा 673 किलो कैलोरी एनर्जी भी निकालता है। वो 1 मोल टूटेगा तब 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिड्यूस होता है। 6 लगाइए, 6 लगाइए, 6 लगाइए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी 6, ये भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और ये जो 673 किलो कैलोरी एनर्जी बना है, इसका दो काम, जो 40% एनर्जी है और 60% एनर्जी, ये 60% एनर्जी आपके बॉडी को गर्म रखता है, 60% एनर्जी बॉडी को वार्म रखता है। थर्मामीटर से गर्मी माप लेते हो ना, थर्मामीटर से मापते हो टेम्परेचर। ये गाना है अंग्रेज जी, गाना है, आप लोग सुने होइएगा, लगा के थर्मामीटर मापब तोहर टेम्परेचर, लगा के थर्मामीटर मापब तोहर टेम्परेचर। और वो देख, ध्यान से समझने योग्य है, बॉडी जो आपका हमेशा टेम्परेचर 37 डिग्री में मेंटेन करके चलता है, बॉडी आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके चलता है, अर्थात वो जो आप ठूस रहे हैं भोजन, उसका 60% आपको गर्म रख रहा है, आपको गर्म रख रहा है, और 40% आपके कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में जमा होता है। आपके कोशिका के एटीपी के रूप में जमा कितने होते हैं, तो 40% एनर्जी मात्र आपके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। तो दो उपयोग हो, सबसे पहला भोजन को बनाने में, और दूसरा भोजन को पचाने में। तीसरा बात भी हम आपको बता दें तो से बचाने में। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी। अब सवाल उठता है, सर जी रेंसिडिटी या विकृत गंधिता किससे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप गर्मी के मौसम होता है और आप अपने खाना को खुला छोड़ देते हैं, तो अगर सवेरे खाना बनता है तो दोपहर तक भोजन खराब होने लगता है, दोपहर तक भोजन खराब होने लगता है। और ये जो दोपहर तक भोजन खराब क्यों हुआ, या रात में बनाए सवेरे तक भोजन खराब क्यों हुआ? तो जो भी आप भोजन बनाते हैं, ये भोजन पकाते हैं, उसमें आप या तो सरसों तेल सेवन करते हैं, या रिफाइन का सेवन करते हैं, या बहुत लोग घी का सेवन करते हैं। तो चाहे सरसों का तेल हो, रिफाइन हो या घी हो, ये होता है वसा। ये तो तेल है, घी में भरा हुआ है वसा, अर्थात फैट। क्या है? फैट। तो तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को जब खुले वातावरण में छोड़ दी जाती है, तो ये भोज्य पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के, वायुमंडलीय O2 से ऑक्सीकृत होकर के अपचयित होकर के दुर्गंध देने लगता है, खराब गंध देने लगता है। और जिस खराब गंध को या दुर्गंध को ही हम कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। और जब इसी चीज को बचा करके तेल कम दीजिए, वसा वाला पदार्थ का कम सेवन कीजिए, भोजन कम खराब होगा। चौथा और आखिरी उपयोग संक्षारण से बचाव के लिए, चौथा और आखिरी है संक्षारण से बचाव के लिए। आप लोग गौर से देखते होइएगा, इसे संक्षारण को कोरोजन कहते हैं। आप लोग गौर से देखते होइएगा, जब बरसात का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो जितने भी लोहे का वस्तु है उस पर जंग लगने लगता है।
जंग ही क्या है? आपका संक्षारण है। वो संक्षरित हो रहा है, लोहा बर्बाद हो रहा है। किसी धातु के सतह पर, किसी धातु के सतह पर ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट। किसी धातु के सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि की अवांछनीय परत, आदि की अवांछनीय परत बैठने की क्रिया को या चढ़ने की क्रिया को, बैठने की क्रिया को, बैठने की क्रिया को या चढ़ने की क्रिया को ही हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे लोहा पर जंग का लगना, जंग का लगना। आपसे पूछेगा जंग के लिए आवश्यक शर्त, तो जंग के लिए 3 आवश्यक शर्त। सबसे पहले लौह पदार्थ की उपस्थिति, लौह पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा बात, पहला बात लौह पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा O2 की उपस्थिति, और तीसरा आखिरी आर्द्रता अर्थात नमी की जरूरत होगी। अगर इसमें से 3 में से कोई एक अब्सेंट हो गया, कोई एक ग से गायब हो गया, तो उस लोहे वाला पदार्थ पर जंग नहीं लगेगा, उस लोहे वाला पदार्थ पर जंग नहीं लगेगा। अगर जंग लगाना है ये तीनों को बुलाना होगा, और किसी एक को अब्सेंट करवा करके आप जंग नहीं लगवा सकते हैं, आप जंग नहीं लगवा सकते हैं, केवल एक को हटा दीजिएगा। तो ये 4 के 4 आपका क्या था? ये 4 के 4 रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग था। वह दहन व ज्वाला, दहन व ज्वाला। कंफ्यूजन एंड फ्लेम। सवाल उठता है दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? जैसे ये मान लेते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, इस पर आप थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं और इसके बाद माचिस आपने जलाया और ये माचिस इसको पूरा 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 लपटे उठने लगी और धीरे धीरे करके ये जल करके राख हो गया। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश देने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा व प्रकाश देने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब दहन के लिए शर्त, दहन के लिए शर्त, तो दहन के लिए शर्त क्या क्या होगा? सबसे पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अर्थात ये लकड़ी था तब न जला। अगर हम एस्बेस्टस रख देते, पत्थर रखते, जलता नहीं। तो दहन के लिए शर्त, दहन के लिए शर्त क्या है? सबसे पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ अर्थात ईंधन की उपस्थिति, फ्यूल चाहिए। दूसरा, पहला दहनशील और दूसरा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति अर्थात O2 की उपस्थिति। अगर सोच लीजिए O2 नहीं होगा वो चीज नहीं जलेगा। तीसरा और आखिरी ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। ठंडे मौसम में अगर किसी चीज को जलाते हैं तो वो बड़ा देर लगता है, बड़ा नौटंकी करता है, तब जाकर के जलता है। उसी गर्मी मौसम में अगर आप जलाइएगा तो तुरंत जल जाता है। कहते हैं पहले अपने आप को आबाद करने का प्रयास करो, अगर कर ना सका खुद को आबाद तो आग लगा इस दुनिया को बर्बाद करो। ये बात ध्यान रहे। तो जब नॉर्मली आप पहले कोई काम करते हैं, नॉर्मली सीधा साधा कोई काम करते हैं और ठंडे महीना में जलाते तो नहीं जलता है, लेकिन जब गर्मी के
मौसम में जब हम जलाते हैं किसी चीज को तो ये तुरंत जल जाता है। क्यों? ज्वलन ताप कम हो गया। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। उसे हम बाबू कहते हैं ज्वलन ताप। आशा करते हैं यहां तक समझ आ गया होगा। तो दहनशीलता के आधार पर दो प्रकार की पदार्थ भी हो गए। तो सबसे पहला दहनशील पदार्थ। पहला बाबू हो गया दहनशील पदार्थ। वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे दहनशील पदार्थ। जैसे लकड़ी, कागज, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब के सब दहनशील पदार्थ है। वह पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, डीजल, पेट्रोल आदि। अदहनशील पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा और प्रकाश नहीं देता है उसे अदहनशील पदार्थ। जैसे एस्बेस्टस, ईंट, पत्थर, ये सब के सब आपका अदहनशील पदार्थ हुआ। अब है ज्वाला, फ्लेम। जब कोई पदार्थ जलता है उसके चारों ओर एक प्रकाशिक क्षेत्र बनता है। जैसे ये पदार्थ को हम जलाएंगे, इसके चारों तरफ एक प्रकाशिक क्षेत्र बनेगा और इसी प्रकाशिक क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। जब किसी पदार्थ को जलाई जाती है उसके चारों ओर एक प्रकाशिक क्षेत्र बनता है। जिस प्रकाशिक क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। मान लेते हैं यह एक मोमबत्ती है। मान लेते हैं यह एक मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती का भी ज्वाला होता है। ज्वाला के तीन क्षेत्र, सबसे बाहर वाला कहते हैं बाहरी क्षेत्र, बीच वाले को कहते हैं मध्य क्षेत्र और अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। अंदर वाले को कहते हैं आंतरिक क्षेत्र, बाहरी वाला सबसे गर्म क्षेत्र होता है, सबसे गर्म क्षेत्र, और काले रंग का होता है। सबसे गर्म क्षेत्र होता है और काले रंग का होता है। यहाँ पर सब कुछ जल चुका होता है, सबसे अधिक तापमान होता है। उसके बाद मध्य क्षेत्र हल्का पीले रंगों का होता है। यहाँ पर पदार्थ जलता है और ये इसका तापमान बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा कुछ कम होता है। सबसे आखिरी में आंतरिक क्षेत्र होता है जो हल्के नीले रंगों का होता है, तापमान सबसे कम होता है। यहाँ पर पदार्थ वाष्प अवस्था में होता है लेकिन जलता नहीं है। यह था ज्वाला के क्षेत्र। और दो चीज याद रखिए, एक एलपीजी और एक सीएनजी का पूरा नाम, यह भी पूछ लेता है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी को जब अगर लीक होते देखिएगा तो एक विशेष प्रकार का दुर्गंध आता है, अर्थात इसमें विशेष प्रकार का गंध किसके कारण आता है? तो एथिल मरकैप्टन के कारण। तो एथिल मरकैप्टन के कारण इसमें विशेष प्रकार का गंध आता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला C2H5SH होता है।
तो आज मैंने ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक, अवकारक पदार्थ, रेडॉक्स का जीवन में उपयोग और अंत में दहन व ज्वाला पढ़ाई। आशा करते हैं हम कि यह टॉपिक आपको समझ आ गया हो। अगर टॉपिक आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी हम वीडियो पहला डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।